नमस्कार, स्वागत है आपका इस वर्ल्ड ऑफ फाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम जीसी लियोंग के चैप्टर 3 को लास्ट लेक्चर में कर चुके थे और आज हम चैप्टर 4 करने वाले हैं। चैप्टर 4 है वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए चैप्टर 4 वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर को कंटिन्यू करते हैं। हमारी पृथ्वी में लगातार कोई ना कोई जियोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं, जिसका मुख्य कारण जो है वो धरती के अंदर के इंटरनल फोर्सेस होते हैं। ये इंटरनल फोर्सेस धरती पे रिलीफ फीचर्स बनाने के भी लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। रिलीफ फीचर्स हो गए, पहाड़ हो गए, वोल्केनिक सीन हो गए, हमारे प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो समय समय पे एक नए शेप में बनते रहते हैं। इसके लिए जो मुख्य तौर पे रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो इंटरनल फोर्स ही माना जाता है। एक बार ये फोर्सेस जब इंटरनल फोर्स अप्लाई हो जाए और जब इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट बन जाता है, तब जो प्ले में जो आते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे रनिंग वाटर, विंड, रेन, ग्लेशियर्स हो गए, अदर सच काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जो कि फिर इसी रिलीफ फीचर को रीमेक करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको बिखेरने का काम करते हैं और इस तरह से एक फिर से नए रिलीफ फीचर की रचना ये करते हैं या उन ऑलरेडी बने हुए रिलीफ फीचर्स में बदलाव लाने का काम करते हैं। एंड अगेन दीज ऑब्जेक्ट्स जो कि एक्सटर्नल फोर्सेज में हैं, इनको डेन्यूडेशन एजेंट्स कहते हैं। ये वेदरिंग का काम करते हैं, इरोजन का काम करते हैं। फिर उसी ऑब्जेक्ट को जब इरोड हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं और फिर जब ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्ट को डिपॉजिट भी कर देते हैं। इस तरह से एक ओवरऑल जो पहले से बनी हुई प्रकृति के द्वारा रचना थी उसको बदलने का काम जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेज का है। तो इंटरनल फोर्सेज जहाँ न्यू रिलीफ फीचर्स का निर्माण करते हैं, वहीं इंटरनल फोर्सेज उनका वियर एंड टीयर करके उनके शेप और उनके फॉर्म में बदलाव लाते हैं और ये दोनों प्रोसेसेस आपस में मिलकर धरती पे मानो एक बैलेंस स्थापित करते हैं। इस चैप्टर में हम इस एक्सटर्नल फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पिछले चैप्टर में अगर आपको याद हो तो हमने इंटरनल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। आप प्लीज़ उस लेक्चर को जाके देखिए। तो आज हम इन्हीं एक्सटर्नल फोर्सेस को पढ़ेंगे और ये एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि डेन्यूडेशन एजेंट्स होते हैं, ये 4 फेजेस में होते हैं जो मैंने अभी भी आपको थोड़ा बताया, जैसे वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। इनमें सबसे पहले हम थोड़ा वेदरिंग के बारे में जानते हैं। वेदरिंग जो होता है वो रॉक्स जब टूट के बिखरने लगते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेदरिंग। यानी जो नेचुरली मेड रॉक्स हैं उनके जो टूटने का प्रोसेस है, उनका जो मेन स्ट्रक्चर है उससे अलग होने का जो प्रोसेस है वो वेदरिंग कहलाता है। और वेदरिंग के 2 प्रोसेस होते हैं। पहला है केमिकल वेदरिंग और दूसरा है फिजिकल या मैकेनिकल भी आप उसको बोल सकते हैं। तो पहला है केमिकल, दूसरा है फिजिकल या मैकेनिकल, आप कह लीजिए उसको। ये 2 वेदरिंग के टाइप्स हैं। अब वेदरिंग हम समझ चुके हैं, केमिकल वेदरिंग पे आते हैं। डेन्यूडेशन का ये बेहद बेसिक प्रोसेस है। ये काफ़ी स्लो होता है और ये रॉक्स को बेसिकली डिकम्पोज करता है। रॉक्स में ऑलरेडी मौजूद किसी न किसी तरह का केमिकल होता है, कोई ना कोई सॉल्ट होता है। जब वो एयर और वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है, दैट केमिकल एंड दैट सॉल्ट रिएक्ट्स यूजिंग एयर एंड वाटर एंड दिस फर्दर लीड्स टू द डेन्यूडेशन ऑफ दैट वेरी रॉक। फिर ये रॉक इकट्ठे हो जाते हैं और ये बेसिक बनाते हैं सॉइल के पहले प्रोसेस का। यानी जब रॉक टूटता है तो उसके थोड़े बड़े बड़े चंक्स होते हैं जिसको रेगोलिथ भी कहते हैं। इसी रेगोलिथ का फर्दर ब्रेकडाउन मिट्टी बनाता है। और जो सॉइल हमारे चारों तरफ पाया जाता है उसमें सिर्फ रॉक सॉल्ट या रॉक मिनरल्स ही नहीं होते, उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक एलिमेंट भी होता है जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बेहद एसेंशियल है। तो वो आते हैं पत्तों से, जानवरों का जो डेथ हो जाता है उनका बॉडी वापस उस मिट्टी में मिल जाता है, और अदर एक्टिविटीज़, ह्यूमन हो या एनिमल्स के एक्टिविटीज़ हो या प्लांट्स के एक्टिविटीज़ हो, उसके कारण जो ये रेगोलिथ आगे चल के और सॉफ्ट और मिट्टी जैसा बनता है। इसमें ये ऑर्गेनिक एलिमेंट्स साथ में मिलके सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। ये जो केमिकल प्रोसेस है इसके भी 2 पार्ट्स हैं। एक हो जाता है सॉल्यूशन यानी केमिकल वेदरिंग बाय सॉल्यूशन, और दूसरा होता है केमिकल वेदरिंग बाय ऑक्सीडेशन। तो थोड़ा पीछे का एक बार फिर से देख लेते हैं। हम वेदरिंग जान रहे हैं और वेदरिंग हैपेंस ड्यू टू द एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन। वेदरिंग के 2 पार्ट्स हैं, केमिकल वेदरिंग एंड फिजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग हमने जान लिया। केमिकल वेदरिंग के भी 2 हिस्से हैं, केमिकल वेदरिंग बाय सॉल्यूशन एंड केमिकल वेदरिंग थ्रू ऑक्सीडेशन। केमिकल वेदरिंग थ्रू सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो रॉक है उसमें जो डिजॉल्वेबल मिनरल्स होते हैं, जो कि रेन वाटर अगर उन पे गिरे तो वो डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि रॉक्स में अगर कैल्शियम कार्बोनेट है विच इज़ फाउंड इन लाइमस्टोन, जब बारिश इन पे होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे जो है वो बारिश की पानी में घुलता है और वाटर उसको अपने साथ बहा के लेके जाती है, जिसमें जहाँ कैल्शियम कार्बोनेट वाले जो स्टोन स्ट्रक्चर्स हैं बाद में आप उसमें
केव्स का फॉर्मेशन देखते हैं और इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सॉल्यूशन वाला जो इंसिडेंट है वो सिर्फ लाइमस्टोन में नहीं होता, हर तरह के रॉक में किसी न किसी तरह का केमिकल होता ही है जो वाटर के साथ बह जाता है और फिर उसमें थोड़े गैप्स आ जाते हैं जो कि फर्दर वेदरिंग को या फर्दर डेन्यूडेशन एजेंट्स को हेल्प करते हैं उस रॉक को आगे तोड़ने में। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में काफ़ी बारिश होती है, वहीं बारिश के बाद जो वहाँ का माहौल है वो भी बहुत ह्यूमस भरा होता है, यानी एयर में भी काफ़ी मॉइस्चर होता है और टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। ये सारे कंडीशंस केमिकल वेदरिंग के प्रोसेस को और असिस्ट करते हैं और मदद करते हैं कि केमिकल वेदरिंग और फास्टली हो। तो वहाँ अगर आप ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ बहुत बारिश और बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ जो ये केमिकल प्रोसेस ऑफ वेदरिंग है वो बहुत स्पीड में आप देखेंगे और केमिकल प्रोसेस के अंदर जो सॉल्यूशन वाला है ये भी बहुत ज़्यादा स्पीड में वहाँ होता है। वहीं अगला प्रोसेस जो केमिकल वेदरिंग के अंडर आता है वो है ऑक्सीडेशन। ये होता है एयर जब रॉक्स में घुले हुए या मिले हुए आयरन एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है तब ऑक्सीडेशन होता है। अधिकांश बहुत से जो रॉक्स हैं उसमें थोड़ा ना थोड़ा मिनरल जो आयरन का है वो पाया ही जाता है और जब एयर उनके साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्सीडाइज करते हैं। वहीं एक और प्रोसेस है केमिकल वेदरिंग में डिकम्पोजिशन बाय ऑर्गेनिक एसिड्स। मेनी अ टाइम्स जो रॉक्स हैं उन पे कि कोई जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है या कोई प्लांट मर जाता है तो उस प्लांट को जो बैक्टीरिया एक्शन के कारण वो प्लांट जो है वो डिकम्पोज होने लगता है। उस एनिमल या उस प्लांट से निकलने वाला एसिड उस जो रॉक पे है या जिस भी पत्थर पे है उसका वेदरिंग का जो प्रोसेस है उसको और स्पीड अप कर देता है और जो डिकम्पोजिशन बाय ऑर्गेनिक एसिड यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। एक तरह से मतलब जो वेदर्ड रॉक्स हैं वो डिकम्पोज हुए ड्यू टू द एसिड्स प्रेजेंट इन दोज लिविंग बींग्स। दिस वॉज ऑल अबाउट केमिकल वेदरिंग। आइए अब आ जाते हैं फिजिकल वेदरिंग के ऊपर। फिजिकल या मैकेनिकल भी उसको कहते हैं। फिजिकल वेदरिंग होता ही है जब हम रॉक को अपनी ताकत या किसी और तरह के बाहरी शक्ति के मदद से हम उसको तोड़े। पर ये फिजिकल वेदरिंग भी आसान हो जाती है जब रॉक ऑलरेडी सॉल्यूशन वाले वेदरिंग से या कह लो तो केमिकल वेदरिंग से ऑलरेडी वीक हो चुका है, तो ये फिजिकल वेदरिंग होना भी उसका ज़्यादा आसान हो जाता है। फिजिकल वेदरिंग के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे इनमें से पहला है रिपीटेड टेम्परेचर चेंजेस। अब दिन में सूरज होता है, सूरज से गर्मी होती है, रात को वापस मौसम ठंडा होने लगता है। इस लगातार हो रहे हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट के कारण जो रॉक के पार्टिकल्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं और फिर वापस सिकुड़ जाते हैं। ये लगातार हो रहे इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो स्ट्रेस है वो उनके पार्टिकल्स पे पड़ता है रॉक के और वो फाइनली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। वो कुछ टाइम के बाद इस लगातार हो रहे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के कारण वो रॉक्स में दरार आता है एंड विद द टाइम ये बढ़ बढ़ के टूट ही जाता है रॉक और फर्दर और छोटे छोटे टुकड़े होते रहते हैं। जो सेकेंड टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग कह ले वो है रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग। इस तरह के प्रोसेस में रॉक्स के ऊपर अक्सर एक्सफोलिएशन नाम का इफेक्ट देखा गया है। एक्सफोलिएशन होता है जैसे प्याज का बाहरी छिलका उतारते हैं उसी तरह मानो रॉक का छिलका उतर रहा है। बरसात हो गया या फिर जो ड्यूज़ वगैरह पड़ते हैं उसके कारण जो रॉक का आउटर सरफेस है वो भीगता है और फिर जब गर्मी उसको मिलती है तो वो पानी सूख जाता है। ये ज़्यादातर बाहरी लेयर्स तक रॉक में ज़्यादा होता है, तो बाहर लगातार वेटिंग एंड ड्राइंग इफेक्ट के कारण अगेन रॉक पार्टिकल्स के बाहरी हिस्से पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी स्ट्रेस आता है और वो बाहर के परत प्याज के छिलके की तरह मानो उखड़ रहे होते हैं, उनके ऊपर पतली पतली जो पपड़ियाँ हैं एक्सफोलिएशन इफेक्ट होने लगता है और इस तरह से ये पत्थर धीरे धीरे पतले पतले टुकड़े में टूट के अलग हो रहे होते हैं मेन रॉक स्ट्रक्चर से। और ये प्रोसेस है रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग का। वहीं एक और प्रोसेस है फ्रॉस्ट एक्शन का। अगेन वाटर प्लेज एक्शन हियर। जो छोटे छोटे बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक छेद भी होते हैं उसमें भी वाटर कलेक्ट हो जाता है और अगर जगह काफ़ी ठंडा है तो वहाँ पे मौसम ठंडा होने के कारण वो पानी अंदर रॉक के जम जाता है। जमने के कारण आइस एक्सपैंड्स और आइस का ये एक्सपेंशन जो रॉक के अंदर बन चुका है ये रॉक के स्ट्रक्चर को फिर से स्ट्रेस में लाएगा और अगेन दिस स्ट्रेस विल कॉज द रॉक टू गेट ब्रोकन, वो फर्दर ब्रोक डाउन होगा और इसके वजह से जो वेदरिंग इफेक्ट है वो कंप्लीट होगा। वहीं कुछ बायोटिक फैक्टर्स भी हो जाते हैं, जैसे जानवरों का पत्थरों पे कूदना, हम इंसानों का मान लीजिए किसी पत्थर पे अपना हथौड़ा मार देना या फिर कुछ भी ऐसा इफेक्ट। तो जानवर हो, पेड़ अगर अचानक कहीं से पेड़ के टूट गया और उसका भारी सा जो ट्रंक है वो किसी बड़े से पत्थर पे गिर गया तो ये भी एक फिजिकल वेदरिंग का ही इफेक्ट बन जाएगा और जो रॉक को जो टूटने में एक सहायक की भूमिका निभाएगा। सो अगेन इट विल बिकम द पार्ट ऑफ फिजिकल वेदरिंग इफेक्ट। तो ये थे कुछ मेन फिजिकल वेदरिंग के पार्ट्स जो कि थे रिपीटेड टेम्परेचर चेंजेस, फिर दूसरा हो गया रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग, फिर तीसरा था फ्रॉस्ट एक्शन और चौथा था बायोटिक फैक्टर्स, जिसमें मैन, एनिमल्स, जो भी जीव जंतु अगर कोई पत्थर के ऊपर इफेक्ट पैदा कर रहे हैं तो वो बायोटिक फैक्टर्स में आ जाएंगे।
हमारा अगला जो पॉइंट है वो है अबाउट मास मूवमेंट, यानी जब ये सॉइल वेदर्ड हो चुके हैं देन दे आर रेडी टू मूव। और ये मूवमेंट भी कई तरह के होते हैं। आमतौर पे ग्रेविटी के कारण ही जो ये मूवमेंट है, ये ग्रेविटी इनको असिस्ट करती है। पर मास मूवमेंट जो है वो होता है ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। वेदर्ड मटेरियल जो कहीं इकट्ठा हो चुका है वो ग्रेविटी के कारण अचानक नीचे की ओर जाता है या धीरे धीरे भी नीचे की ओर जाता है। तो टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट हैं। इसमें से सबसे पहला टाइप है सॉइल क्रीप। इसमें क्या होता है कि सॉइल जो है वो लगातार बारिश या मॉइस्चर के कारण गीला रहता है और उसके नीचे का जो हिल स्लोप है उसके ऊपर वो बहुत धीरे धीरे फिसल के नीचे आ रहा होता है। वो मूवमेंट इतना धीरे होता है कि गिवन टाइम में आपको या किसी को भी पता ही नहीं चलता है। बट विद द टाइम जो उस ग्राउंड के ऊपर कोई पोल है या कोई फेंस है या ट्रीज़ है, वो कुछ समय के बाद वो थोड़े मुड़े हुए से दिखेंगे आपको। वो कुछ टाइम पास हो जाएगा, धीरे धीरे मिट्टी मूव कर रही होगी, तो वो जो पोल्स हैं या जो ट्रीज़ हैं वो थोड़े झुक से जाते हैं। ये आपको सॉइल क्रीप का इंडिकेशन देता है। और हिल का जो नीचे वाला हिस्सा है जहाँ वो ज़मीन से मिलता है वहाँ पे सॉइल जाके जमा होने लगता है। विद द टाइम इतना हो जाता है कि ये सॉइल कई बार जो है सो बर्स्ट हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर लगातार जो वेट है वो बढ़ रहा होता है ऊपर से। द नेक्स्ट टाइप ऑफ मास मूवमेंट इज़ सॉइल फ्लो या सॉलिफ्लक्शन भी इसको कहते हैं। इसमें जो हिल साइड स्लोप है वो इतना सैचुरेट हो चुका होता है कि अब वो और पानी नहीं होल्ड कर पाता है और वो जो नीचे का रॉक सरफेस है और जो सॉइल है वो लाइक अ वाटर बिहेव करने लगता है एंड इट फ्लोज डाउन फ्रॉम द सॉइल स्लोप। और बिल्कुल नीचे पूरा का पूरा वो एक मतलब सॉइल का पूरा एक फ्लड वाला कंडीशन लेके आ जाता है। हाल ही में केरला में जो लैंडस्लाइड जैसा हुआ था वो असल में सॉलिफ्लक्शन ही था या सॉइल फ्लो ही कह लीजिए, क्योंकि उसमें रॉक डेब्रिस नहीं था। बगल में जो माउंटेन स्लोप था उसके ऊपर से पूरा जो सॉइल था वो अत्यधिक सैचुरेट होकर पूरे गांव के ऊपर आ गया था और पूरे गांव को उसने मिट्टी से दबा दिया था। और ये बहुत बहुत ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि आप इसमें बिल्कुल बचने के चांसेस घट जाते हैं, क्योंकि सॉइल बहुत बड़ी मात्रा में आती है और ये पूरे के पूरे विलेज को ढक सकती है। केरला में ऐसा ही हुआ था। लोगों ने वेजिटेशन को काटा था, उस सॉइल का वेजिटेशन क्लियर किया था और ठीक उसके जो स्लोप है वहाँ पे एक पूरा विलेज बसा दिया था। अगला टाइप है लैंडस्लाइड का। ये द मोस्ट कॉमन वन वाला है, जो हम ज़्यादातर सभी तरह के जो मास मूवमेंट है उसको लैंडस्लाइड के तौर पे ही रेफ़र करते हैं। पर ये आमतौर पे वहाँ होता है जहाँ स्लोप बहुत स्टीप है और ज़्यादातर ये रॉकी स्ट्रक्चर्स को जो नीचे अचानक गिरते हैं उसी को हम लैंडस्लाइड के तौर पे रेफ़र करते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। मान लीजिए हमने सड़कें बनाने के लिए पहाड़ को किनारे से काटा है, देन जो पहाड़ है वो काफ़ी स्टीप खड़ा सा लगने लगता है। आपने मूवीज़ या पिक्चर्स में ये सीन ज़रूर देखा होगा कि किस तरह से सड़कों के किनारे जो ऊँचे पहाड़ है वो काटे जाते हैं। पर जब कई बार है कि ये पहाड़ का अपना वेट के कारण ही कई बार ये ऊपर वाले हिस्से जो वेदर्ड हो चुके हैं वो अचानक गिरने लगते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ऑलरेडी स्टीप होते हैं। वहीं दूसरा कारण हो सकता है कि अगर कोई रिवर फ्लो कर रही है तो वो पहाड़ के नीचे वाले हिस्से को अंडर कट कर चुकी है, तो पहाड़ अचानक अपने वेट से उस रिवर में गिर सकता है। वहीं अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक डिस्टर्बेंसेस हो गए, ये सब कारण तो हैं ही। साथ में एक और कारण है कि एक्सेसिव रेन हो जाता है कई बार, तो जो पहाड़ जो आपस में एक दूसरे में कनेक्टेड होते हैं उनके बीच पानी जो है वो लिक्विडिफिकेशन का काम करता है और एक सरफेस जो है जो दूसरे के ऊपर अड़ा होता है, अभी तक प्रॉपरली पकड़े होता है, एक्सेसिव वाटर या एक्सेसिव रेन के कारण द सरफेस अबव इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड या फिर उस स्लोप से नीचे की ओर खसक जाता है। अगर नीचे कोई गांव बसा है या लोग जा रहे हैं तो ये उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक होता है। ऑल्सो जो बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं जिनको कि रेगोलिथ कहते हैं, बारिश होने के कारण उनका मूवमेंट भी काफ़ी ईजी हो जाता है और वो अचानक अपने स्लोप से नीचे की ओर बहने लगते हैं और या कहिए तो गिरने लगते हैं। दीज लैंडस्लाइड्स आर मोस्टली ड्यू टू एक्सेसिव ह्यूमन इंटरफेरेंस इनटू द नेचर। बहुत सी जगहों पे हमने देखा है कि पहाड़ों के किनारे हमने टूरिस्ट स्पॉट्स बनाने के लिए या अपने काम के लिए हमने पूरे के पूरे पेड़ को काट रखा है, पूरे के पूरे वहाँ का जो वेजिटेशन है उसको बर्बाद कर देते हैं, सड़कों के लिए अंडर कटिंग करते हैं, साइड कटिंग करते हैं पहाड़ों का। और जो कि जब ये पहाड़ वेल सपोर्टेड जब नहीं होते हैं तो बारिश होती है या कोई भी ऐसा इवेंट होता है, हल्का भी धरती में ट्रेमर आता है तो ईज़िली लैंडस्लाइड्स, सॉइल फ्लो या फिर सॉइल क्रीप जो है वो होने लगता है। तो जो वेजिटेशन है वो एक्चुअली बहुत हद तक हमें बचाता है ऐसी घटनाओं से। ऐसी घटनाओं को रेगुलर के बजाय रेयर कर देता है, जो कि अब काफ़ी रेगुलर और फ्रीक्वेंट न्यूज़ में आने लगते हैं कि कहीं लैंडस्लाइड हो गया, कहीं सॉइल फ्लो हो गया, तो ये अब काफ़ी रेगुलर फेनोमेना सा बनने लगा है। ये था ऑल अबाउट मास मूवमेंट। अब आइए ग्राउंड वाटर के बारे में जान लेते हैं। हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस से हम और आप सब वाकिफ़ हैं
किस तरह से बारिश जो है वो रिवर्स वगैरह से इवेपोरेट होती है और फिर वो बादल बनती है। बादल बनने के बाद वो वापस रेन के फॉर्म में धरती पे वापस आ जाती है। ये जो रेन वाटर है ये धरती के अंदर परकुलेट होता है और धरती में जहाँ हार्ड सरफेस उसको मिलता है वहाँ पे ये जाके जमा हो जाता है एंड इट वर्क्स एज अ ग्राउंड वाटर। फिर ये धरती पे आता है एज अ स्प्रिंग आएगा, या फिर आज के समय में आप बोरिंग या कोई और वेल बनाते हैं या कुछ ऐसे प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं पानी निकालने के लिए, उसके थ्रू ये वापस सरफेस पे आता है और वापस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का हिस्सा बना रहता है। किसी जगह में कितना ग्राउंड वाटर कलेक्ट होगा ये डिपेंड करता है वहाँ के वेदर के ऊपर, वहाँ कितनी बारिश हो रही है, वहाँ का ग्राउंड कंडीशन क्या है। अगर बारिश ही होती है कम तो फिर ज़्यादा वाटर ज़मीन में जाएगा ही नहीं। ऊपर से अगर ग्राउंड ही ऐसा है कि जो वाटर को ईजिली परकुलेट होने नहीं देगा, वाटर को ईजिली अंदर जाने नहीं देगा, तो भी ग्राउंड वाटर का बहुत अच्छा क्रिएशन नहीं हो पाएगा। तो द बेटर द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल, द हाइयर द रेन, द more and more groundwater storage condition will be created in the area। जब ये वाटर परकुलेट करता है फिर ये एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है जहाँ पे आगे परकुलेशन की जगह नहीं होती है, यानी नीचे जो है वो बिल्कुल नॉन परमिएबल रॉक स्ट्रेटा है जिसके ऊपर वो पानी कलेक्ट होता है और वो ग्राउंड वाटर बनाता है उस एरिए का। फिर ये ग्राउंड वाटर निकलने का जो प्रोसेस है वो यूजिंग स्प्रिंग है या वेल्स हैं, या तो वेल कुदरती वेल हो, बहुत सी जगहों पे कुदरती वेल होता है, स्प्रिंग्स होते हैं। इन्हीं वेल्स और स्प्रिंग से वाटर जो है वो धरती के ऊपर दोबारा रीमर्ज होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास बताने को है नहीं, आप बुक देखिएगा, बुक में कुछ इमेजेस हैं, यहाँ भी आपके सामने हैं। ये कुछ इमेजेस हैं जो किस तरह से हार्ड रॉक सरफेस पानी को रोकता है और जब पानी एक लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो वो स्प्रिंग्स के तौर पे बाहर आ जाता है। कास्ट रीजन हो गया, कास्ट रीजन वो रीजन होता है जहाँ पे कि लाइमस्टोन वगैरह काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वाटर जो है वो सीप करके ज़मीन के अंदर परकुलेट कर जाता है और वो अंडरग्राउंड फ्लो करता है। वहीं जहाँ कास्ट रीजन का एंड होता है वो स्प्रिंग के तौर पे वो पानी बाहर आ जाता है और उसको वॉकलेजियन स्प्रिंग भी कहते हैं। तो ये कास्ट रीजन की है टोपोग्राफी का, कास्ट रीजन टोपोग्राफी का ये जो वॉकलेजियन स्प्रिंग है वो हिस्सा होता है। तो ये इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। आर्टिज़ान वेल होता है जो खुद कई बार होता है कि एक तरफ परमिएबल रॉक है और एक तरफ इम्परमिएबल रॉक है, तो इम्परमिएबल रॉक वाटर को होल्ड करके रखता है और कुछ टाइम के बाद जब पानी वहाँ भी पूरी तरह से भर जाए तो स्प्रिंग के तौर पे वो बाहर आने लगता है एंड दैट इज़ हाउ आर्टिज़ान वेल्स आर क्रिएटेड। ऑस्ट्रेलिया में आपको, न्यूजीलैंड में आपको काफ़ी ज़्यादा आर्टिज़ान वेल मिलते हैं, बस इतना ही ज़्यादा है। आज हम ओवर यूज़ के कारण ग्राउंड वाटर को काफ़ी तेज़ी से डिप्लीट कर रहे हैं, हम एक्सेसिव निकाल रहे हैं, जितना पानी भर नहीं रहा उससे ज़्यादा निकाल रहे हैं। ऊपर से ओवर कंस्ट्रक्शन है, ज़मीन में पानी सूख नहीं पा रहा है, रेगुलर कंस्ट्रक्शन के कारण जो वाटर है वो ज़मीन के अंदर जा नहीं पा रहा है, बट ओवर यूज़ है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर लगातार बना हुआ है। इसके कारण ग्राउंड वाटर बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, वाटर स्कैरसिटी का कंडीशन आ रहा है। तो हो सके तो आप लोग अपने घरों के सामने या घरों के आसपास वाटर सीपेज के लिए कोई ना कोई सिस्टम ज़रूर बनाइएगा। छोटा सा रेत गिट्टी का इस्तेमाल करते हुए आपके छतों से जो बारिश का पानी गिरता है उसको सोखने के लिए ज़रूर कुछ बनाइए ताकि जो ग्राउंड वाटर सिस्टम है वो बना रहे। साथ ही आप अगल बगल में ये मैसेज फैला सकते हैं, आप अपने तरफ से लोगों को, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि पानी का किस तरह से जुडिशियल यूज़ होना चाहिए, यानी ऐसे ही पानी बर्बाद ना हो। ये सारे कंडीशंस हम ध्यान में रखें तो हम वाटर सेव कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के लिए कुछ वाटर बचा सकते हैं। चैप्टर 4 में इतना ही था। अगले चैप्टर में हम फिर से आपके साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव और हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स और जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा सबों को। एंड में आपके लिए क्वेश्चन है, वो है इस चैप्टर को समझने के बाद मुझे लगता है आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म वेदरिंग। प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में करें, कोशिश करें आंसर करने की, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।